Glycolysis has come from two words. Glykis means sweet. Lysis means breakdown. Glycolysis का मतलब है breakdown of something sweet. What is the meaning of here something sweet? Breakdown of, yes, one molecule of glucose to form two molecules of pyruvic acid. Breakdown of one molecule of glucose to form two molecules of pyruvic acid. Okay, I hope that you understand. Yes, this is our pyruvic acid, final product of this reaction. And when we see this chemical carefully, see, breakdown of the one molecule of glucose to form two molecules of pyruvic acid is called a glycolysis. And this stepwise breakdown of glucose molecule involves, you can understand, various kinds of enzymes. Those enzymes are located in cytoplasm of cell. Enzymes for glycolysis are located in the cytoplasm of cell. Okay, I hope that this point is very important. Located in the cytoplasm of cell. And you can understand the mechanism with the help of which you understand the glycolysis is called as EMP pathway, where EMP stands for EMP pathway. It was given by three German scientists, Gustav Embden, Otto Meyerhoff, and Jacob Parnas. So after the name of these three scientists who have explained this mechanism of glycolysis, the process is called, this mechanism is known as Embden-Meyerhoff-Parnas pathway. तो ये glycolysis के बारे में मैंने आपको बताया, और glycolysis को हम तीन स्टेप्स में ब्रेक करते हैं, तीन स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. तो ग्लाइकोलिसिस के तीन स्टेप्स क्या है, देखिए. ग्लाइकोलिसिस में पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप क्या काम करते हैं, इस पर जो है एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं. उस फेज को कहा जाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज. इसमें आप ग्लूकोज पर एनर्जी खर्चाते, बिकॉज आपको पता है ग्लूकोज जो है कार्बन कार्बन 6 बॉन्ड होते हैं इसमें. ग्लूकोज एक स्टेबल केमिकल है, इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है. इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, बट रिमेंबर इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड. एंड the cells, they utilize the mechanism. What happens in this mechanism, they spend energy on this molecule. तो cells इसमें energy इस्तेमाल करती है इसको एक्टिवेट करने के लिए, अनस्टेबल बनाने के लिए. तो कार्बन में जो है एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. So the phase is called as energy investment phase. Then second is known as after the energy investment phase, there is one more phase that's known as splitting phase, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है. And then there is a third phase, and that third phase is known as payoff phase. payoff यानी कि जो आपने एनर्जी खर्चाई उसको अब आपको चुकाना है, वापस चुकता करना है, उसको payoff phase कहा जाएगा. payoff phase, और payoff phase के साथ इसका दूसरा नाम भी हम दे देंगे
इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, तो पहले फेज में हम जाते हैं। तो पहले फेज में आपने सारी रिएक्शंस पढ़ी है, मैं आपको सीधे फ्लो चार्ट से सिखाऊंगा। आप तो हमारे पास जो पहला ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज यहां मैंने बना लिया, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस, या इस एंजाइम का दूसरा नाम है ग्लूकोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस एक एंजाइम है, जिस एंजाइम की मदद से आप क्या काम करते हैं, हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। ठीक है, और ये हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस जो है, आप इस पर एक एटीपी खर्चाते हैं, एटीपी ब्रेक होता है इनटू एडीपी प्लस पीआई, और एक एटीपी खर्चने के बाद आपको इसमें से सबस्टेंस निकलेगा एडी प्लस पीआई, और ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये हमारा दूसरा सब मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास पहला सबस्टेंस है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज पे आपने एक एटीपी खर्चाया तो आपने कन्वर्ट किया इसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पे। आपको पता है ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 जो होता है, उस पर ये रिएक्शन होती है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वहां पर फॉस्फोरिक एसिड उसके साथ एस्टर बनाता है, और ये केमिकल जो बनता है, हमें प्रोडक्ट जो बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। इस वाले स्टेप को फॉस्फोराइलेशन स्टेप का नाम देते हैं, और यहाँ पर आपने एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है खर्च किया, और एटीपी एक खर्च किया अभी आपने, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को अब आइसोमराइज करना है, और ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। अब आपको पता है ये हमारे पास नया केमिकल है, और इस एंजाइम का जो इसको रिएक्शन कराएगा उसका नाम है फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेस या फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेस। ये हमारे पास है एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेस या फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेस। ये एल्डोहेक्सोस को कन्वर्ट करता है कीटोहेक्सोस में, यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आपको सीधे याद रखना है कि ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोस है और ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, याद रखेंगे। और ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया, और ये जो पहला स्टेप है आप यहाँ पर याद रखेंगे, जहां पर भी काइनेसिस होते हैं वहां Mg2 पॉजिटिव जरूरी इस्तेमाल होता है। और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को आप एक और एटीपी दे दीजिए, ये एक और एटीपी दे देंगे आप, और ये ब्रेक होगा एडीपी प्लस पीआई में, और ये आपके पास एटीपी आपने ब्रेक किया इनटू एडीपी प्लस पीआई। ये फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे के बदले कार्बन नंबर 1 पे जाएगा, रिएक्ट करेगा, और ये बनाएगा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ये हमारे पास जो यहाँ एंजाइम होगा उसको हम बोलेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, उसको हम बोलेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। तो ग्लूकोज को जो है यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। और ये हमारे पास जो केमिकल यहाँ पर ही ये रिएक्शन जो करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, और इसको भी जो है Mg2 पॉजिटिव चाहिए रिएक्शन के लिए, और फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बन गया यहाँ पर। और फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को आप ब्रेक करेंगे दो, क्योंकि ये 6 कार्बन वाला केमिकल है, तो इसको 3 कार्बन वाला एक और 3 कार्बन वाला दूसरा केमिकल, एक 3 कार्बन वाला केमिकल जो इससे बनेगा उस केमिकल को हम बोलेंगे DHAP, और दूसरे को बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट।
DHAP का जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इसको कहा जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। डियर स्टूडेंट्स, आप नोट करें, हमारे पास 6 कार्बन वाला केमिकल था, 6 कार्बन वाला केमिकल यहाँ पर था। इसको आप 3 कार्बन का वाले केमिकल 2 में जो है ट्रायोसिस जिनको बोलेंगे, वो एक ट्रायोस आपके पास बन जाता है कीटो ट्रायोस, जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरे का नाम है अंडरस्टैंड करेंगे, जो दूसरा यहाँ पर है उसको हम बोलेंगे ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। याद रखेंगे, ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, इसके लिए फर्दर एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन ये कन्वर्ट होता है किसमें, ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, और DHAP कन्वर्ट होता है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेस एंजाइम का नाम है। और यहाँ हमें 2 मॉलिक्यूल बाद में बन जाते हैं, क्योंकि सेल्स के पास DHAP को कैटाबोलाइज करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए DHAP को एक एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेस कन्वर्ट करता है, TPI as an enzyme that converts it into another molecule of glyceraldehyde 3 phosphate। तो यहाँ से हमारे पास 2 रिएक्शंस अब होंगी ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट को, और ये याद रखेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ नोट करेंगे आप फिर से, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ब्रेक किया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने और ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, और एंजाइम का नाम यहाँ पर है एल्डोलेस। ये एल्डोलेस स्टेप है। ये एल्डोलेस जो होता है अंडरस्टैंड करेंगे, एक अहम एंजाइम है एल्डोलेस, और इसको हम बोलेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेस। तो ये एल्डोल क्लीवेज कर देता है इसका, और यहाँ पर फ्रक्टोज के 2 टुकड़े हो जाते हैं 3 कार्बन वाले, एक DHAP दूसरा ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद DHAP के फर्दर एंजाइम जो है नहीं होते, DHAP को कन्वर्ट किया जाता है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट जब बनता है, अब यहाँ से जो है ये वाला स्प्लिटिंग फेज था, देखिए इसको हम स्प्लिटिंग फेज बोलेंगे, यहाँ ये टूट गया, तो ये कमिटेड स्टेप होता है या पेस मेकर स्टेप जो होता है इसका। और उसके बाद जो है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, इसको आप एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे दीजिए PI, ठीक है, और यहाँ इसको NAD पॉजिटिव दे दीजिए, इससे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, NAD पॉजिटिव प्लस 2 हाइड्रोजन्स gives NADH plus H पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 ये भी 2, क्योंकि यहाँ से 2 रिएक्शंस होंगी, तो ये 2 PI दे देंगे हम इसको, और केमिकल जो यहाँ पर बन गया हमारे पास, देखिए 2 NADH plus H पॉजिटिव बन गए, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। देखिए इसको रिड्यूसिंग पावर का नाम दिया जाता है, रिड्यूसिंग पावर इसको बोलेंगे, और NADH plus H पॉजिटिव बन गया यहाँ पर 2, और ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट से जब 2 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए और एक फॉस्फोरस इसमें ज्वाइन कराया, देखिए ये फॉस्फोरस इसमें ऐड होगा, और ये बनाएगा हमें केमिकल जिसको हम बोलेंगे 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट। ये देखिए, और ये रिएक्शन कैटालाइज करता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हो गई इसलिए एंजाइम का नाम पड़ेगा G3PD, ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है, ये यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन कर देता है ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट की, और PI इसको यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देता है कार्बन नंबर 1 पर, और ये बनाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। यहाँ से जो पे ऑफ फेज शुरू होता है
1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। इससे जो एक फॉस्फोरस है, क्योंकि हमारे पास ये भी 2 मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पर इसको जो है 2 एडीपी को 1 पीआई ऐड करो, 2 पीआई ऐड करो तो बन जाएंगे यहाँ पर 2 एटीपी। अंडरस्टैंड करेंगे तो इस वाले रिएक्शन में असल में एक ही एटीपी बनता है, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी दिखाने हैं हमें, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फोरस है वो एडीपी को जाता है और एटीपी बना देता है, और क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स है यहाँ पर तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स अब एटीपी बन जाएंगे। और एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस, एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। और फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस जो यहाँ पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट है ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 3 फॉस्फोग्लाइसरेट और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो हमारे पास ये केमिकल बना यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो केमिकल यहाँ पर बन गया, अंडरस्टैंड करेंगे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट से जो यहाँ पर पहला स्टेप है जहां पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स है, नोट करेंगे आप यहाँ पर, यहाँ हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर हो गए यानी कि जनरेट हो गए, तो इसलिए जो है ये जनरेशन ऑफ एटीपी का स्टेप है। और उसके बाद 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में आइसोमेराइजेशन हो जाती है और ये कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होता है, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होता है, याद रखेंगे। आप ग्लाइसरिक एसिड भी पढ़ सकते हैं, तो इसको हम आयोनाइज्ड स्टेट में ग्लाइसर 8 ही पढ़ते हैं, एसिड्स के सफिक्स जो है पीछे जो लगता है वो 8 होता है, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। और यहाँ पर जो एंजाइम है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस इसको कहा जाएगा, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट से 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। और अब इसमें जो है आप अंडरस्टैंड करेंगे माइनस वाटर करते हैं इसको, माइनस वाटर, और एंजाइम का नाम लगेगा इनोलेस। इनोलेस एंजाइम एक है जो इसको कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा एक सबस्टेंस में, उसको हम बोलते हैं फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमारे पास जो है ये भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या काम कर देता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से यहाँ पर हाई एनर्जी कंपाउंड बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बनेगा यहाँ पर पायरुवेट। और यहाँ पर जो है 2 एडीपी जो है प्लस 2 पीआई विल फॉर्म 2 एटीपी। तो यहाँ से जो फॉस्फोरस शिफ्ट होगा और पायरुवेट बन जाएगा, और इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेस। यहाँ पर भी Mg2 पॉजिटिव लगेगा। और ये एंजाइम हमारे पास है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है जब बन गया तो लास्ट स्टेप इसमें जो है एंजाइम पायरुवेट काइनेस हमारे पास एक लास्ट एंजाइम है, और यहाँ से हमें फाइनल प्रोडक्ट निकल गया पायरुवेट। ये नोट करेंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे एनर्जी यानी कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल NADH कितने बन गए हमारे पास, NADH प्लस H पॉजिटिव 2 बन गए, और टोटल ATP स्पेंट 2 ATP, टोटल जनरेटेड
टोटल जनरेटेड, तो टोटल कितने जनरेट हो गए यहाँ पर, टोटल एटीपी जनरेटेड 4, और नेट गेन इसकी कितनी है, नेट गेन है 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो 2 यहाँ पर जो है नेट गेन इसकी एटीपी की है यहाँ पर, लेकिन ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के बारे में है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में ऐसा नहीं होता है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में एटीपी ज्यादा होते हैं। और ये देखिए टोटल एनएडीएच हमारे पास है 2 बन जाते हैं, टोटल एटीपी स्पेंड पहले इन्वेस्टमेंट फेज में 2, और टोटल एटीपी जनरेटेड जो है वो 4 होते हैं। और नेट गेन जो हमारे पास है 4 - 2 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, नेट गेन इसकी जो है दैट इज 4 एटीपी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल जिसकी नेट गेन है। देखिए 2 एटीपी यहाँ पर नोट करेंगे आप, ये हमारे पास है। तो इस तरह से हमारे पास जो है, आई होप दैट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी था ये। तो ग्लाइकोलिसिस अगेन अगर आपको जल्दी से रिपीट करना है तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू ग्लूकोज 6 phosphate by hexokinase enzyme, and glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate by phosphoglucoisomerase, and then fructose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 bisphosphate by suspending another molecule fructose and forms fructose 1,6 bisphosphate. Enzyme is phosphofructokinase, and then it gets separated by an enzyme called aldolase, fructose 1,6 bisphosphate aldolase, and then it breaks into one molecule of ketotriose called a DHAP and another molecule of glyceraldehyde, and that is finally DHAP is converted into glyceraldehyde 3-phosphate, another molecule, and this reaction is catalyzed by TPI. However, fructose 1,6 bisphosphate is broken by an enzyme called as fructose 1,6 bisphosphate aldolase, forming the 2 3-carbon fragments, one DHAP and one glyceraldehyde 3-phosphate, and DHAP is then converted to another molecule of glyceraldehyde 3-phosphate with the help of triose phosphate isomerase, and glyceraldehyde 3-phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate by providing one phosphoric acid and getting it dehydrogenated, and those 2 hydrogens are accepted by NAD positive, and that gets reduced to NADH plus H positive. Fructose 1,6 bisphosphate gets converted into 1,3-bisphosphoglycerate gets converted into 3-phosphoglycerate. 2 ATP molecules are here generated, and phosphoglycerate kinase is the enzyme. 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate by an enzyme known as phosphoglycerate mutase. It's an isomerization step, and 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate by removal of water, and phosphoenol pyruvate with the help of enzyme pyruvate kinase, and the 2 ATP molecules are formed, and the final product is the ATP, and the total net gain of the ATPs in anaerobic glycolysis is 2 ATP molecules. The total generated are 4 and total spent are 2, and total spent are 2, and we have 4 - 2 is equal to 2 ATP molecules is the net gain of this. And the final product pyruvate looks like this. You see, this is the pyruvate CH3. This our pyruvate looks like this: CH3, C double bond O, C double bond O negative. So it's actually a pyruvic acid, because acids are written in dissociated state. This is the acid, and here we have this chemical called as the pyruvic acid. It will enter into the pyruvic acid जो है इसको हम देखेंगे fate of pyruvic acid, fate of pyruvic acid.